सुप्रभात, जय हिंद। BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हमने पढ़ा था मानव भूगोल की अर्थ, विषय वस्तु, परिभाषा, इन सभी को हम पढ़ चुके हैं और अन्य विषयों के साथ उसका संबंध। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बनता है कि मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, अध्ययन क्षेत्र या अन्य विषयों से उसके संबंध को दर्शाइए या विस्तार से बताइए। कई बार इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और मानव भूगोल के सिद्धांत के बारे में बताइए। देखिए, पुस्तक का नाम है मानव भूगोल, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी किससे बनता है? इस फर्स्ट यूनिट से और इसी से बनता है, मानव भूगोल से संबंधित। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। बात करते हैं कि मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर बल दिया जाता है और जो मनुष्य है वह भी क्या है? क्रियाशील है और क्या करता है? प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर आधारित है कि 3 सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है। इसका दूसरा नाम है परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। जो भी है वो क्या है? परिवर्तनशील है। मनुष्य है, उसके आचार विचार सब क्या है? परिवर्तनशील है। तो इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उसमें ये आता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। आपने सुना भी होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किस प्रकार से है कि जितनी भी भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? समय के अनुसार क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में भी समय समय पर क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। कि जलवायु स्वयं भी परिवर्तित है। जो जलवायु है वह भी क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है और अन्य कारकों पर भी अपना प्रभाव डालती रहती है। जलवायु और मानव का संबंध भी हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे कि जलवायु मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है। कि जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार का मानव का रहन सहन, उसी प्रकार के उसके उद्योग धंधे, उसी प्रकार का मनुष्य का व्यवसाय पाया जाता है। कि जितनी भी जड़ चेतन, सजीव निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। या कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है बल्कि वह गतिशील है। जीन ब्रून्स महोदय कहते हैं कि कोई भी वस्तु या तो घट रही है या बढ़ रही है, बिल्कुल जैसी है वैसी नहीं है। अब इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। आपने देखा होगा कि पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत का निर्माण होता है जब युवावस्था में होता है तो क्या होता है? अपने सर्वोच्च शिखर पर होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होती हैं? नदियाँ इसका क्या कर देती हैं? अपर्दन कर देती हैं और इधर क्या कर लेती हैं? मैदान का निर्माण कर लेती हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें अवसाद जमा होता रहता है धीरे धीरे, और जैसे ही अवसाद जमा रहता है, एक नाम बताया था भूसन्नति। और भूसन्नति को क्या कहा जाता है? पर्वतों का पालना। पर्वतों का पालना। जो भूसन्नति है उससे किसका निर्माण होता है? पर्वतों का। लेकिन नदियाँ अपर्दन कर करके उस पर्वत को क्या कर देती हैं? क्या कर देती हैं? काट देती हैं, उसका अपर्दन कर देती हैं और उसको क्या बना देती हैं? नीचा बना देती हैं। आपने अरावली का सुना होगा। वर्तमान समय में किस रूप में है? अवशिष्ट रूप में। क्यों? क्योंकि नदियों ने काट छाट कर उसको क्या कर दिया? धरातल के समान कर दिया। तो ये चीज़ें आपस में भी क्या रहती हैं? संबंधित रहती हैं। क्रियाशील है या नहीं है? नदी बह रही है, नदी में भी अवस्थाएं हैं, उसका भी अपना जीवन चक्र है।
पर्वत है युवावस्था में अत्यधिक ऊंचाई पर। जिस प्रकार से मनुष्य में बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंतिम समय में वृद्धावस्था पाई जाती है, वहीं कर्म नदियों में, पर्वतों में और नगरों में भी पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, युवावस्था में रहती हैं, मैदानी क्षेत्र में प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं, और जब डेल्टा का निर्माण करती हैं तो वृद्धावस्था में आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, परिवर्तन का नियम है, प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु यहाँ पर शाश्वत नहीं है, बल्कि उसमें क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। पर्वतों की बात करी, नदी और पर्वत दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित भी पाए जाते हैं। अब हमने बात करी कि अवसाद का जमा होता रहता है, भूसन्नति, भूसन्नति से किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। और नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। कहाँ चली जाएंगी, सागर में चली जाएंगी। वापस क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे और किससे टकराएंगे, पहाड़ों से टकराएंगे और वापस से वर्षा होगी नदी की। उसी प्रकार से जो जल का चक्र है वह भी क्या होता है, चलता रहता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर कुछ भी स्थिर नहीं है, बल्कि क्या होता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इन्होंने बात करी कि बहुत सारे कारक हैं जो क्या करते हैं, इसको परिवर्तन करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम क्रियाशीलता के सिद्धांत में, फर्स्ट पॉइंट का, भौतिक कारक या भौतिक दशाएं। भौतिक दशाएं या भौतिक शक्तियां कह सकते हैं हम इसको, भौतिक शक्तियां। फर्स्ट पॉइंट, इस भौतिक शक्तियों में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। देखिए क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि स्थल रूप पर पृथ्वी के ग्रहीय रूप के हम बात करें कि ग्रह कितने हैं, 8। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के। अपनी दूरी पर भी क्या करती है, पृथ्वी घूमती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो क्या पृथ्वी स्थिर है, नहीं है। भौतिक शक्तियां हैं, क्या करती हैं, मानव को प्रभावित कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। दिन रात बन रहे हैं, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अनुसार क्या होगा, वो सारी चीज़ें मानव पर प्रभाव डालती हैं। तो इन्होंने कहा कि भौतिक शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, हर हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, बल्कि उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। ग्रह कितने हैं, 8। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी। अंतर दशा में अंतर आता है या नहीं आ रहा, स्थिर थोड़ी है। क्या कहा था, क्रियाशीलता का सिद्धांत कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, बल्कि परिवर्तित होती रहती है। सूर्य और चंद्रमा या पृथ्वी की स्थिति में अंतर आता है, नहीं आ रहा, यहाँ पर अंतर आ रहा है। और वो सब चीज़ें क्या करती हैं, मानव को प्रभावित करती हैं। अब इसकी बात करें हम कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये हमने ग्लोब बना दिया हमारा। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है हमें, और जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे सूर्यताप की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर क्या बनती हैं, वायु दाब की पेटियां बनती हैं। सही है, क्या बनती हैं, वायु दाब की पेटियां। पेटियां कब बनती हैं, जब तापमान में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तापमान और दाब दोनों का विपरीत संबंध पाया जाता है। इन्होंने कहा कि सूर्य ताप के कारण क्या पड़ती हैं, पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां बनती हैं। वायुदाब की पेटियां क्यों बनेंगी, यहाँ तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा, कम होगा। वायुदाब कैसा होगा, कम होगा। और ध्रुव की तरफ क्या होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब कैसा होगा, अधिक होगा। दोनों में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। और जब पवनें कब चलती हैं, जब वायुदाब में अंतर पाया जाता है तब पवनें चलती हैं। तो इन्होंने कहा, देखिए सूर्य दाब का प्रभाव पड़ा पृथ्वी की वायुदाब पर, वायुदाब की पेटियों पर, और इन पेटियों का क्या प्रभाव पड़ा, किस पर प्रभाव पड़ा, पवनों पर। तो कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु यहाँ पर क्या नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये भौतिक शक्तियाँ हैं जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध।
कि इनका आपस में सभी का संबंध पाया जाता है, सूर्य का पृथ्वी की वायुदाब पेटियों का पवनों पर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं, पवनें गति करती हैं। और पवनें कब चलती हैं? जब वायुदाब में अंतर पाया जाता है तब पवनें चलती हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट। अब बात करें कि हम इसके नोट्स कैसे बनाएं। यहाँ पर हम इसके कीवर्ड्स में लिख सकते हैं सूर्य वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी, और इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, ग्रह। सही है। अब जैसे इसमें आओगे आप कि ग्रह कितने होते हैं, 8। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के। और पृथ्वी स्वयं भी क्या करती हैं, घूमती हैं। किसकी उत्पत्ति होती है, वायुदाब पेटियों की। वायुदाब का प्रभाव किस पर पड़ता है, पवन पर पड़ता है। और पवनें कब उत्पन्न होती हैं, जब वायुदाब में अंतर पाया जाता है। तो आपका यहाँ नोट्स तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आपको ये 5 वर्ड याद नहीं रहे तो क्या आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आपको पूरी बुक नहीं लिखनी है इस पर, सिर्फ आपको यहाँ कि जैसे आपके सामने ये पॉइंट है, पॉइंटों को आपको याद रखना है। ये पॉइंट है, इसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं उनको अगर आप एक बार देख लो तो आप इसके बारे में पूरा लिख सकते हैं। सेकंड बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए क्या होता है। पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल लगते हैं। एक होता है आंतरिक बल, बाह्य बल भी बोल सकते हैं, या महादेशजनक बल। ठीक है, सीधा सा आ जाओ। एक होता है बाह्य बल, बाह्य बल। दूसरा कौन सा होता है, आंतरिक बल। देखिए क्या होता है। बाह्य बल कौन सा होता है, नदी है और आपकी वायु है, ये क्या करते हैं। देखिए 2 प्रकार के बल लगते हैं। आंतरिक जो बल लगते हैं वो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो भूतल है उस पर विषमता उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, विषमता उत्पन्न करते हैं। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करें कि किस प्रकार से यह गतिशील है या परिवर्तनशील है, तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो आंतरिक बल लगते हैं उनसे क्या होती है, धरातल पर विषमता उत्पन्न होती है। आंतरिक बल लगा, किसका निर्माण हो गया, पर्वत का। बाह्य बल क्या है, नदी, पवन, हिमानी। इन्होंने क्या किया, इस पर्वत को काट काट कर उसको समतल बनाने का कार्य किया। सब क्या है, परिवर्तनशील है, गतिशील है। जो आंतरिक बल है कार्य क्या करता है, विषमता उत्पन्न करता है। लेकिन जो बाह्य बल क्या है, वो उस विषमता को समतल बनाने का कार्य करता है। या हम कह सकते हैं कि आंतरिक बल पृथ्वी पर क्या लेके आते हैं, विषमताएं उत्पन्न करते हैं, जबकि जो बाह्य बल होते हैं वो पृथ्वी या धरातल को समतल बनाने का कार्य करते हैं। इसमें 2 प्रकार के और भी कारण होते हैं कि एक तो होता है ये जो महादेशजनक बल बताया मैंने, इसमें क्या होता है कि जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे प्राप्त होते हैं और उनको प्राप्त करने में क्या लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। जैसे पर्वत का निर्माण हुआ, क्या हम देख सकते हैं कि पर्वत का निर्माण हो रहा है, नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि उसकी गति इतनी धीमी होती है और काफ़ी वर्षों, करोड़ों वर्षों का समय लगता है, इसलिए हम उसको ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते या किसी भाग को नीचे धंसते हुए नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो महादेशजनक बल है वह धीरे धीरे लगता है और काफ़ी वर्षों में उसके हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे पर्वत का निर्माण हुआ, करोड़ों वर्षों में हुआ, मानव जीवन की अवधि है वो अति लघु है, न तो हम उनको देख सकते हैं, नहीं हम उसको माप सकते हैं कि आज कितना बड़ा हुआ। आप घर में एक बच्चा रहता है, क्या आप उसको बढ़ता हुआ देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। आपको लगता है कि हाँ कल था आज भी उतना ही है, कल था आज भी उतना ही है, लेकिन धीरे धीरे क्या उसका विकास होता है, नहीं होता है, होता है। तो उसी प्रकार जो देशजनक बल हैं धीरे धीरे कई वर्षों का परिणाम होते हैं, जैसे पर्वतों की उत्पत्ति होना। लेकिन कुछ जैसे आकस्मिक बल होते हैं, एक होते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल ये क्या होते हैं, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, मनुष्य को उसी समय पता चल जाता है, ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया, आकस्मिक बल, अचानक से लगने वाले बल। तो
दोनों बलों में क्या है, अंतर है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। किस में परिवर्तन करते हैं, प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। कि जो पर्वत का निर्माण हो रहा है, करोड़ों वर्षों में पर्वत का निर्माण हो रहा है, हम उसको नहीं देख सकते हैं, नहीं माप सकते हैं कि आज कितना पर्वत का निर्माण हुआ, क्योंकि उसकी जो अवधि है कई वर्षों की है। और आकस्मिक जो बल होते हैं, ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, तो ये क्या है, आकस्मिक बल हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनका अनुमान लगा सकते हैं। दो प्रकार के बल ये बताए थे, एक है बाह्य, एक आंतरिक। आपने सुना होगा कि जो आंतरिक बल होते हैं पृथ्वी पर विषमता उत्पन्न करते हैं, जबकि जो बाह्य बल होते हैं पृथ्वी को समतल बनाने का कार्य करते हैं। थर्ड बात करेंगे हम सौर शक्ति। देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। पौधे क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, फिर मनुष्य पौधों से अपना भोजन बनाता है। हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो इस सूर्य भगवान, इस सूर्य से जीवन संभव है। आपने देखा होगा कि 2-5 दिन जब बादल छा जाते हैं, आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि हाथ पाँव में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रही है, आज ये समस्या हो रहा है, दर्द आ रखा है। उसका रीज़न ये होता है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। और मनुष्य को भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसी सूर्य से ऊर्जा मिलती है। तो आपने देखा होगा पूर्व में निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है, वापस प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो इसके सूर्य की जो शक्ति है वो क्या करती है, पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने का कार्य करती है। पेड़ पौधे उससे अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य किससे भोजन बनाता है, मनुष्य पेड़ पौधों से भोजन बनाता है। और इस सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ओस, कोहरा, ये सारी घटनाएं किसके कारण होती हैं, इस सूर्य के कारण ही संभव हो पाती हैं। वाष्पीकरण है, बादल का बनना है, आंधी है, तूफान है, वो किसके कारण आता है, इस सूर्य के कारण ही संभव हो पाता है। वाष्पीकरण होगा कब होगा, जब जल पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी। तो परिवर्तन आया ही नहीं आया, वर्षा होगी, तापमान में वापस से अंतर आएगा, वापस नदियाँ बहती हुई कहाँ पहुँचेंगी, सागर, महासागर में पहुँचेंगी। तो जो सूर्य है वो क्या है, हमारा मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। सभी कार्यों को पृथ्वी पर संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। और जिसके कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है। प्रभाव किसका है, सूर्य का। दिन रात बनेंगे, मौसम बनेंगे, ऋतुएं बनेंगी, वायुदाब में भिन्नता आएगी, चक्रवात बनेंगे, उन सब का कारण क्या है, सूर्य। कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा क्या होता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। चक्रवात आता है, आंधी आती है, तूफान, बादल, ओस, कोहरा, बादल का बनना, वाष्पीकरण होना, सब किसके कारण है, सूर्य के कारण। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य। मनुष्य, पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, इसी की सहायता से बनाते हैं। तो जो सौर शक्ति है वो भी क्या करती है, इसको मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अब इस वाले में अगर आप सब पॉइंट डालना चाहो सौर शक्ति में, तो आप इसमें डाल सकते हैं वाष्पीकरण, वायुदाब, और इनका प्रभाव आप डाल सकते हैं। इन सब के प्रभाव से क्या होगा, या सूर्य के प्रभाव से क्या होगा, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, चक्रवात, ये सब क्या है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को आगे विस्तार से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये शब्द ही आपको, सब टॉपिक ही आपको याद नहीं रहेंगे तो क्या आप इसके बारे में लिख सकते हैं। रामायण महाभारत मत लिखना, आपको क्या लिखना है, इसके इन टॉपिक को ध्यान रखना है। जितना लिखें टॉपिक में लिखें, इन टॉपिक को ध्यान में रखना और उसको आगे विस्तार से लिख देना है। नेक्स्ट बात करेंगे गुरुत्व आकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखिए क्या होता है, पेड़ से फल गिरता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण।
शक्ति के कारण हमारे ग्रह हैं वो आपस में अपनी सीमाओं में रहते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसमें भी कौन सी शक्ति कार्य करती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। नदियों का जो जल है सागरों में गिरना, मैदानों का निर्माण करना, ये भी कौन सी शक्ति के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पाया जाता है। वायुमंडल का जो निर्माण होता है, जल को ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल का होना, ऑक्सीजन का निचली परत में पाया जाना, ये सब किसके कारण संभव है? इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। आपने देखा होगा कि जैसे जो हमारा वायुमंडल होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं उसमें क्या आता जाता है? वायुमंडल विरल हो जाता है। जितनी भी गैसें हैं वो हमारी कहाँ पाई जाती हैं? धरातल के समीप। आपने इसमें भी देखा होगा कि जो भारी गैसें हैं वो धरातल के समीप पाई जाती हैं और जो हल्की गैसें हैं वो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। ऑक्सीजन भी जो धरातल के समीप 120 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, वो किसके कारण संभव है? इस वायु या इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वह संभव है। तो कह सकते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो वायुमंडल का निर्माण करती है, धरातल से उसको सटा के रखती है, और ऑक्सीजन जो हमारी गैस है वो हमें, जीवनदायिनी जो गैस है वो हमें धरातल के समीप मिलती है। उन सब में कौन सी शक्ति कार्य करती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य करती है। वायुमंडल का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इसको प्रभावित करती हैं। आगे हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट इसमें, जैविक शक्तियाँ। ये फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में हम इन 4 पॉइंट्स का वर्णन करेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें, और ये क्रियाशीलता के सिद्धांत का ही सेकंड पॉइंट है। इसमें हम लिखेंगे जैविक शक्ति, और इसमें थर्ड पॉइंट है मानव शक्ति। दोनों को एक साथ ही समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है। जैविक शक्ति, जीव जंतु पेड़ पौधे सब क्या हैं? किससे प्रभावित होते हैं? इस सूर्य से। मनुष्य क्या करता है? भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। और जैविक शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे मिट्टी का संरक्षण भी करते हैं और मिट्टी का क्या करते हैं? निर्माण भी करते हैं। मनुष्य क्या करता है? उन्हीं पेड़ पौधों से अपने भोजन का निर्माण करता है। तो हम कहें कि जो पौधों की जड़ें हैं, एक तरह से जिस प्रकार की मिट्टी और वनस्पति है दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की वनस्पति होती है उसी प्रकार की वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि मिट्टी जो है वो वनस्पति को निर्धारित करती है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं और क्या है, एक दूसरे में परिवर्तन करने की क्षमता भी रखती हैं। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं? मिट्टी का निर्माण करते हैं। उसकी जो पत्ते गिर जाते हैं जिसके कारण मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ जाती है, उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है और विभिन्न प्रकार के अन्य पौधे वहाँ पर पनप जाते हैं। आपने देखा हो कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। मिट्टी में जब पेड़ों की जड़ें जाती हैं तो क्या कर देती हैं? मिट्टी को खोखला बना देती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? बहुत जल्दी उसका अपरदन हो जाता है। दूसरे रूप में वह इसको संरक्षित करने का कार्य भी करती हैं। कैसे करती हैं? पेड़ों से जो पत्तियाँ गिरती हैं उनमें उपजाऊपन होता है, जीवाश्म या ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। जब पेड़ पौधों की पत्तियाँ गलती हैं तो जिसके कारण जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति में परिवर्तन आता है या उसकी उपजाऊ जो शक्ति है वह बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो जैविक शक्तियाँ होती हैं या जैविक कारक होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी को संरक्षण भी देते हैं और वनस्पति का निर्माण भी करते हैं। वनस्पति और पौधे दोनों एक दूसरे से संबंधित भी पाए जाते हैं। और लास्ट हम इसमें बात करेंगे किसकी? मानव शक्ति की। मनुष्य क्या करता है? या तो वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है या वातावरण में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। जहाँ उसको लगता है परिवर्तन करना है वह वातावरण के साथ समायोजन करता है और अपनी बुद्धि के अनुसार उसका उपयोग करके क्या कर लेता है? वातावरण में परिवर्तन कर लेता है। अब मनुष्य ने क्या किया? प्रकृति ने हमें क्या प्रदान की? नदियाँ प्रदान की। नदियाँ, मनुष्य क्या करता है? उससे नहरें निकाल लेता है, बांध बना लेता है, सिंचाई की व्यवस्थाएं कर लेता है। तो मनुष्य ने उसमें परिवर्तन किया है? नहीं किया। तो मनुष्य भी क्या करता है?
परिवर्तन स्वयं भी परिवर्तनशील प्राणी है और प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मानव शक्ति को भी इसमें विशेष स्थान दिया गया है। धन्यवाद।